हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं राघव। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों को क्लास 11th की कोशिका जीवन की इकाई सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये लेक्चर दिया गया था। इस लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर देखेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया है, कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इस लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में अंतर हम देखेंगे। ये लेक्चर क्लास 11th तथा नीट के ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर उनके लिए रहेगा। आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। जैसा कि आप लोगों के सामने दो चित्र दिखाया गया है, ये बैक्टीरिया चित्र है जिसके बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया गया है, और ये पादप कोशिका का चित्र है। तो जो बैक्टीरिया होती है यानी जीवाणु जो होता है, ये प्रोकैरियोटिक का उदाहरण होता है, जबकि जो पादप कोशिका होती है और जंतु कोशिका ये यूकैरियोटिक का उदाहरण होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला, कोशिका के आकार। कोशिका के आकार के आधार पर हम देखते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है ये अत्यंत सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक ये प्रोकैरियोटिक की तुलना में ये बड़ा होता है। ये बड़ा होता है। अगर हम विभाजन की बात करें, कोशिका विभाजन, तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अत्यंत तीव्र गति से होता है, अत्यंत तीव्र गति से होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये बहुत ही मंद गति से होता है। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक में केवल समसूत्री विभाजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक में समसूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों विभाजन पाए जाते हैं। तो आप लोग बता दें कि प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री विभाजन क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन सामान्यतः अनुपस्थित होता है। इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, जिसके कारण इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। युग्मक का निर्माण नहीं होता, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लैंगिक जनन होता है, जिसमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन दोनों होता है। तो आगे देख लेते हैं केंद्रक। केंद्रक तो बता दें कि जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें प्राचीन तरह केंद्रक पाया जाता है, जिसे हम केंद्रकाव कहते हैं। केंद्रकाव कहते हैं, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियोइड कहते हैं। नाम से ही दिख रहा है केंद्रक आव, यानी केंद्रक जैसा है, ना कि केंद्रक है, अर्थात इसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होगी। इसमें केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्रक द्रव भी अनुपस्थित होता है। केंद्रक द्रव, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये अनुपस्थित होगा। तीसरा, इसमें केंद्रिका भी अनुपस्थित होगा, और इसमें जो गुणसूत्र होता है वो केवल द्विसूत्री गोलाकार डीएनए के रूप में होगा। गोलाकार डीएनए के रूप में होता है, जिसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। इस प्रकार के हम गुणसूत्र को हम नग्न गुणसूत्र भी कह सकते हैं।
नग्न गुणसूत्र भी कह सकते हैं, या नग्न जीनोम कह सकते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है ये सुविकसित होता है। कैसा केंद्रक पाया जाता है? सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात इसमें केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है, केंद्रक द्रव भी पाया जाता है, केंद्रिका भी पाया जाता है, तथा इसमें क्रोमैटिन धागा पाया जाता है जो आगे चल के गुणसूत्र बनाता है। अब गुणसूत्र जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों पाया जाता है। तो यहाँ हम केवल हिस्टोन देखते हैं, यानी डीएनए के साथ क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, जिसे हम सुविकसित केंद्रक कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ये केंद्रक है जो कि केवल डीएनए का ही सूत्र है, जबकि यहाँ ये केंद्रक है जो चारों ओर से केंद्रक कला से घिरा है। इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम केंद्रक द्रव कहते हैं। ये केंद्रिका है और इसमें क्रोमैटिन धागे भरे रहते हैं जो आगे चल के विभाजन के समय सिकुड़ का छोटा और मोटा होकर गुणसूत्र बनाता है। तो इसके आगे देख लेते हैं कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग तो प्रोकैरियोटिक में कलाबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, कलाबद्ध कोशिकांग। कलाबद्ध कोशिकांग जैसे पहले बताया गया है, कलाबद्ध कोशिकांग कौन से होते हैं? माइटोकांड्रिया, हरित लवक, अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जिका आदि, ये सब कलाबद्ध कोशिकांग है। ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कलाबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक में कलाबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं, अर्थात इसमें माइटोकांड्रिया पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, रिक्तिका पाई जाएगी, अंतर्द्रव्य जालिका पाया जाएगा आदि, ये सब पाया जाते हैं। तो पिछले लेक्चर में बताया गया था कि एक ऐसा कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है वो कौन सा होता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है ये दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। तो 70S राइबोसोम ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि 70S भी राइबोसोम पाया जाता है। कहाँ पे? माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में इसमें 70S भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में देख लेते हैं गमनांग के बारे में, यानी फ्लैजिला, कशाभिका, कशाभिका या कशाभ, ये फ्लैजिलम दिख रहा है। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें केवल सिंगल स्टैंड पाया जाता है, केवल सिंगल स्टैंड पाया जाता है, यानी एक सूत्री होता है, एक सूत्री होता है तथा फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से ये बना होता है। फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से ये बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक में गुणसूत्र जो होता, सॉरी कशाभिका जो होता है, ये इसका जो व्यवस्था होता है ये 9+2 यानी 11 स्टैंड से ये मिलकर बने होते हैं, तथा ये जो बने होते हैं ये ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। ये ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं।
तो प्रोकैरियोटिक में जो कसाबका पाया जाता है वो फ्लैजिनिन नामक प्रोटीन से बना होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड का होता है, जबकि इसमें 11 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, 9+2 की व्यवस्था होती है, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। रिक्तिका देख लेते हैं। रिक्तिका, तो रिक्तिका को रसधानी भी कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। तो इसमें रसधानी, प्रोकैरियोटिक में रसधानी अनुपस्थित होता है। कुछ प्रोकैरियोटिक में केवल गैस रिक्तिका पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक में केवल पादप कोशिका में ये रसधानी उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति की बात कर लें। कोशिका भित्ति, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया है कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाया जाता है माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। तो ये जो जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो कोशिका भित्ति होता है ये पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, जो कि नाग और नाम का बहुलक है। बहुलक मीन्स नाग और नाम बहुत सारे मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकन बनाते हैं। नाग का फुल फॉर्म एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन तथा इसका एन एसिटिल म्यूमेरिक एसिड होता है, जबकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है, केवल पादप कोशिका में। तो पादप कोशिका में ये सेलुलोज का बना होता है। इसके अतिरिक्त कवक कोशिका में भी पाया जाता है। कवक में जो कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन की बनी होती है। काइटिन जिसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। एक अंतर और देख लेते हैं कोशिका द्रव्य गति से। कोशिका द्रव्य गति जिसे साइक्लोसिस कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये उपस्थित होता है। तो यहाँ आप लोग बता दें, जैसे कुछ बच्चों का ये कहना था कि ये छोटा छोटा यहाँ दिख रहा है, तो इसका PDF आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं क्या कैसे समझाया गया है, क्या लिखा है। तो देख लेते हैं आगे। एक लास्ट देख लेते हैं, श्वसन बिकर। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें श्वसन करने वाले एंजाइम मीसोसोम में पाए जाते हैं। मीसोसोम में या प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में जो श्वसन विकर है ये माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। तो ये ओवरऑल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर हुआ। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को उदाहरण है जीवाणु हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य जीव हैं वो सब यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर हुआ। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ये दोनों यूकैरियोटिक कोशिका हैं, लेकिन इनमें भी कुछ अंतर पाए जाते हैं। जैसे ये जो चित्र दिख रहा है ये पादप कोशिका का है,
पादप कोशिका, बहुत सारे पादप कोशिका मिलकर पूरा पादप का निर्माण करते हैं। ये जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका, एनिमल सेल, ये प्लांट सेल। तो हम देख लेते हैं पादप कोशिका चारों ओर से कोशिका भित्ति द्वारा घिरा होता है, अर्थात इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। और पादप कोशिका का मोस्टली पार्ट इसमें रसधानी, जिसे वैक्यूल कहते हैं, रसधानी कवर किए रहता है, रसधानी वैक्यूल कहते हैं। जबकि जंतु कोशिका में ना तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, ना तो रसधानी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त देख लेते हैं हम जो पादप कोशिका होता है, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, रसधानी पादप कोशिका में पाई जाती है, हरित लवक पादप कोशिका में पाई जाती है। ये तीनों जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, जंतु कोशिका में ये सेंट्रियोल पाया जाता है, सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं, अर्थात तारक, तारक काय। आगे आएगा, इसका डिस्कशन करेंगे। नाम से दिख रहा है तारा जैसा, यानी तारा जैसा है, जो केंद्रक के पास पाया जाता है, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम। इसके अतिरिक्त हम देख लेते हैं जो पादप कोशिका होता है, इसका जो संचित भोज्य पदार्थ है, पादप कोशिका में जो संचित भोज्य पदार्थ है वो कौन सा है, मंड, स्टार्च है। जबकि जंतु में क्या है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन संचित भोज्य पदार्थ है। इसके अतिरिक्त देख लेते हैं कोशिका विभाजन के दौरान जो जंतु कोशिका है, अगर हम इसे जंतु कोशिका ले लें, सपोज करिए जंतु कोशिका है, तो इसका जो ये कोशिका झिल्ली है ये अंदर की ओर ऐसे मुड़ जाती है, अंदर की ओर मुड़ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, अंतरवलन कहते हैं, अंतरवलन। अर्थात जंतु कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो अंतरवलन द्वारा होता है। जबकि पादप कोशिका हम देख लेते हैं, अगर मान के चलिए ये पादप कोशिका बना लेते हैं, सपोज करिए ये पादप कोशिका है, तो कोशिका विभाजन के समय इसके मध्य में सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट बनता है, जिसे हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। तो ये एक कोशिका दो कोशिका में फ्रैगमोप्लास्ट द्वारा विभाजित होता है, जबकि जंतु कोशिका में अंतरवलन द्वारा विभाजित होता है। तो ये कुछ अंतर हुए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और दूसरों को शेयर भी करिए, तथा अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।